गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। हमने 2 पार्ट पहले पढ़ लिए, जिसमें हम लोगों ने अम्लता के बारे में बात की थी कि अम्लता क्या होती है, अम्लीय मृदाएं क्या होती है, अम्लता कितनी तरीके की होती है और अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि अम्लीय मृदाओं का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी हम जितना डिस्कस कर रहे हैं अम्लीय मृदाओं के बारे में, तो एक्चुअल में हम अम्लीय जो मृदाएं होती है वो पौधों को किस तरीके से हानि पहुंचाती है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अम्लीय पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव। तो जो पौधे होते हैं उनको जो अम्लता होती है वो 2 तरीके से प्रभावित करती है। पहला होता है डायरेक्टली और दूसरी होती है इनडायरेक्टली। यानी एक होता है वो क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यानी मृदा में पाई जाने वाली जो अम्लता है वो पौधों के विकास को या तो डायरेक्टली अफेक्ट कर देगी या फिर इनडायरेक्टली, यानी खुद ना करके किसी और माध्यम से उनको अफेक्ट करती है। अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष की यानी डायरेक्टली की, तो जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जितने भी जो अम्लीय मृदाएं होंगी उनमें हाइड्रोजन, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि उनमें क्या होता है, या तो हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम या फिर आयरन या मैग्नीज, इनकी मात्रा में अधिकता पाई जाती है। ये सीधे सीधे सरल रूप से पाया जाता है। बाकी जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, किसी भी तरीके से क्या करते हैं, इनडायरेक्टली रूप से मृदा विलयन में हाइड्रोजन की ही सांद्रता को बढ़ा देते हैं। यानी दे दे के हाइड्रोजन ही मुख्य रूप से क्या करता है, मृदा को अम्लीय बनाता है। तो जो पहला ये प्रभाव डालेगा पौधों के ऊपर, उसमें क्या होगा कि जो पौधों का जड़ क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। और जैसे ही मृदा के जड़ क्षेत्र में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, पौधे को नष्ट कर देगा या उसके जड़ क्षेत्र को नष्ट कर देगा। ये होता है इसका पहला डायरेक्ट प्रभाव, जिसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण पौधों पे क्या होगा, इसका हानिकारक प्रभाव होगा, पौधे नष्ट हो जाएंगे। दूसरा इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा धनायन विनिमय क्षमता पर। धनायन विनिमय क्षमता द्वारा कैसे, जैसा कि हमें पता है कि जितनी भी जो अम्लीय मृदाएं होती हैं उनकी धनायन विनिमय क्षमता साथ ही बेस संतृप्तता दोनों क्या होती है, कम पाई जाती है। जब मृदा में धनायन विनिमय क्षमता कम हो जाएगी तो इस धनायन विनिमय क्षमता कम होने के कारण मृदा में क्या होंगे, अम्लीय आयन बढ़ जाएंगे और ये अम्लीय आयन क्या करेंगे, पारदर्श झिल्ली की पारगम्यता को प्रभावित कर देंगे। यानी दूसरा प्रभाव क्या होगा कि जब मृदा में हाइड्रोजन या अम्लीय आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी तो बढ़ने से उनकी धनायन विनिमय क्षमता और बेस संतृप्तता दोनों कम हो जाएगी। और जैसे ही कम होती है, कम होने के बाद क्या करेंगे, ये पादप की जो पादप झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता को खराब कर देंगे या उसको नष्ट कर देंगे। अगर तीसरे प्रभाव की बात करेंगे तो तीसरा प्रभाव होता है कि जब मृदा में अम्लीय आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये अम्लीय आयन क्या करेंगे, बेस और अम्ल दोनों के संतुलन को प्रभावित कर देगी। यानी तीसरा जो प्रभाव पड़ेगा पौधों के ऊपर, उसमें क्या होगा कि मृदा में पाए जाने वाले अम्ल और क्षार दोनों के बैलेंस में क्या होगा, दोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे अन्य पोषक तत्व होते हैं उनकी जो उपलब्धता होगी उनमें कमी आ जाएगी। तो तीसरा हानिकारक प्रभाव पड़ेगा उनके बैलेंस पर और चौथा हानिकारक प्रभाव पड़ेगा उनके पीएच मान पर। यानी जैसे मृदा अम्लीय होगी उसका पीएच मान भी कम हो जाएगा और जैसे पीएच मान कम होता है तो ये मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न जैविक और रासायनिक दोनों क्रियाओं को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। यानी पौधे की जो मृदा की जो अम्लता होती है वो पौधे को 2 तरीके से प्रभावित करेगी, पहली डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में अगर बात करें तो पहला क्या होगा, सीधे सीधे हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, मृदा विलयन में जाएगा और जब मृदा विलयन में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये जड़ क्षेत्र को नष्ट कर देगा। दूसरा इसका प्रभाव पड़ेगा धनायन विनिमय क्षमता पर। जैसे कि हमें सबको पता है कि धनायन विनिमय क्षमता और बेस संतृप्तता दोनों क्या होती है, अम्लीय मृदाओं की कम होगी और जैसे मृदा में धनायन विनिमय क्षमता कम होगी उससे क्या होगा, पादप की जो झिल्ली जो होगी उसकी पारगम्यता में कमी आ जाएगी। थर्ड जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा उनके बैलेंस पर। यानी जैसे मृदा अम्लीय बन जाएगी तो क्षारों की कमी हो जाएगी या फिर जब क्षारीय हो जाएगी तो अम्लों की कमी हो जाएगी। यानी दोनों का जो बैलेंस होगा वो बिगड़ जाएगा और जो चौथा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा उसके
मान पर, यानी जैसे मृदा अम्लीय होगी, मृदा क्या करेगी, उसका पीएच मान कम कर देगी, और जैसे मृदा का पीएच मान कम होता है, मृदा में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक और रासायनिक दोनों क्रियाएं क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। तो ये 4 प्रभाव पड़ते हैं इसके डायरेक्टली, जो पौधों की विकास पर या पौधों के उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव की, यानी ये डायरेक्ट तो सामने नहीं आते पर इनडायरेक्टली पौधों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इसमें अगर बात करें पहले की, तो पहले में हमें पता है कि जैसे मृदा अम्लीय होगी, अम्लीय होने के बाद क्या होगा, उसमें पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, और जैसे पीएच मान 7 से कम होगा, कुछ पोषक तत्व जैसे जिंक, कॉपर और फास्फोरस, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो केवल उदासीन पीएच मान पर ही पौधों को प्राप्त होंगे, और जैसे मृदा पीएच अम्लीय होगी तो इन पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों को कम हो जाएगी, या पौधों को ये उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यानी पहला प्रभाव किसमें डालेंगे, ये खुद अम्लीय मृदाएं विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी कर देंगे। दूसरा प्रभाव डालते हैं उसमें उपस्थित हानिकारक प्रभाव में, जैसे मृदा में क्या होगा, अम्लों की मात्रा बढ़ेगी तो अम्ल उत्पन्न करने वाले विभिन्न तत्व जैसे एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, आयरन व मैग्नीज, इनका क्या होगा, मृदा में इनकी अधिकता हो जाएगी, और जैसे इनकी अधिकता हो जाएगी ये क्या करेंगे, मृदा के ऊपर हानिकारक या टॉक्सिक प्रभाव डालेंगे। तो दूसरा इनडायरेक्ट प्रभाव क्या होगा कि ये तत्व क्या करेंगे, मृदा में इनकी उपस्थिति जैसे ही बढ़ेगी, बढ़ने के बाद ये पौधों के ऊपर या मृदा के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। तीसरा इनका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा कि जैसे इनकी अगर अधिकता होगी तो ऑब्वियसली बात है, क्षार उत्पन्न करने वाले कारक जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, इनकी मृदा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी तीसरा मेन कारण क्या होगा, पहला कि ये क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो केवल उदासीन पीएच मान पर पाए जाते थे उनकी मात्रा में कमी, उनकी उपलब्धता में कमी कर देंगे। दूसरा प्रभाव क्या डालेंगे कि ये अपनी मात्रा में वृद्धि कर देंगे, यानी अम्ल उत्पन्न करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीज हुआ, हाइड्रोजन हुआ या आयरन हुआ, उनकी मात्रा में वृद्धि करेंगे, जिसका हानिकारक प्रभाव पौधों पर पड़ेगा। और तीसरा, जैसे इनकी मात्रा में वृद्धि होगी ऑब्वियसली बात है, क्षार उत्पन्न वाले कारकों की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चौथा इनडायरेक्ट प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा इनके सूक्ष्म जीवाणुओं पर। सूक्ष्म जीवाणु एवं उनकी क्रियाओं पर, वो कैसे, हमने पहले वाले जब लेसन नंबर 2 में हमने बात की थी कि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं कवक को छोड़कर, मोस्ट ऑफ द जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन पीएच मान या हल्का क्षारीय पीएच मान पर ही मृदा में पाए जाते हैं, और उस पर ही क्या करते हैं, अपघटन की क्रिया करते हैं। केवल कवक को छोड़ के, कवक क्या होती है, अम्लीय मृदाओं में पाए जाते हैं। तो जैसे मृदा का पीएच मान कम होगा यानी मृदा अम्लीय होगी, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु की जो मात्रा है वो मृदा में कम हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या होगा, उसमें अपघटन की क्रियाएं भी रुक जाएगी। तो जो पौधे होते हैं उनको मृदा अम्लता 2 तरीके से प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस मृदा अम्लता को कम कैसे किया जा सकता है।